नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम काफी समय से अपने हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह लेकर चल रहे हैं। तो विराम चिन्हों में हमने यहाँ पर 11 तरह के आपको विराम चिन्ह बताए हैं और जिसमें से लगभग हम 8 से 9 विराम चिन्हों को पढ़ चुके हैं कि इनका प्रयोग कब और किस तरह से किया जाता है और उच्चारण करते वक्त आपने किस तरह से रुकना है, कैसे इनका प्रयोग आपने करना है। तो आज हम बाकी के जो हमारे विराम चिन्ह यहाँ पर शेष हैं उनको पढ़ेंगे। और क्योंकि ये टॉपिक काफी पहले हमारा स्टार्ट हो गया था, तो एक बार हम इसको रिवाइज भी करेंगे पूरे टॉपिक को और इसमें से जुड़े कुछ अभ्यास के प्रश्न भी यहाँ पर करेंगे। तो आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अभी तक हम यहाँ पर अपने जो हमने विराम चिन्ह पढ़े हैं वो हमारे विराम चिन्ह हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्ण विराम, उसके बाद हमने पढ़ा अल्प विराम, उसके बाद हमने पढ़ा अर्ध विराम, उसके बाद हमने पढ़ा आपका प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, उसके बाद हमने पढ़ा निर्देश विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर पढ़ा निर्देशक चिन्ह, उसके बाद हमने पढ़ा योजक, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। अब हम हैं अपने लाघव चिन्ह। और देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपना जो हमारा अगला है कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह और हंस पद चिन्ह। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर विराम चिन्ह पढ़े, सबके एग्जाम्पल हमने आप लोग को यहाँ पर क्लियर करवा दिए हैं। तो लास्ट हमने जो अपना एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ा था वो हमारा था एग्जाम्पल उदाहरण चिन्ह। और उदाहरण चिन्ह में हमने यहाँ पर दो तरह के उदाहरण चिन्ह हमने यहाँ पर बताए थे, दो तरह के। तो कौन कौन से दो तरह के चिन्ह है ये एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसको एग्जाम्पल से हम यहाँ पर बता देते हैं और क्लियर कर देते हैं अच्छे से। तो देखिए हमने कहा कि जो उदाहरण चिन्ह होते हैं उसके हमने दोनों टाइप्स यहाँ पर आपको बता दिए कि कौन कौन से टाइप के ये होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के हमने ये बताए और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दो अलग अलग प्रकार हमने आपको बताए हैं। उसके बाद इन दो अलग अलग प्रकारों को क्या कहते हैं, देखिए इसमें हमने कहा एक को हम कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरे को हम कहते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, एक को हम कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरे को हम कहते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो देखिए जो इकहरा उदाहरण चिन्ह है वो कब प्रयोग किया जाता है और दोहरा उदाहरण चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है वो हमने यहाँ पर अलग अलग आपको क्लियर किया है। देखिए जब किसी व्यक्ति के कथन को, किसी भी व्यक्ति के कथन को हम मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, यानी कि हम मूल रूप से उसकी कही गई बातों को बता रहे हैं, तो वहां पर हम हमेशा दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी द्वारा। ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हमने यहाँ पर आपके दोहरे उदाहरण चिन्ह के द्वारा हमने इसको बंद किया था। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये भी हमने कोष्टक के अंदर बंद किया था। अब एक और एग्जाम्पल मैंने आप लोग से कहा था कि इस तरह के आप एग्जाम्पल देखेंगे, चाहे आप अपनी किसी भी आप कोई भी आप यहाँ पर अपना डायलॉग ले सकते हैं, कोई भी नारा दे सकते हैं, कुछ भी। तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे, इंदिरा गांधी जी का एक नारा हमने सुना था कि वो नारा था, क्या नारा था इंदिरा गांधी जी का? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, तो ये नारा उन्होंने दिया था। तो इसको भी हम इसी तरह से कोष्टक में बंद करेंगे। और अगला यहाँ पर एक और
गांधी जी। ठीक है, और एक और हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ग्रेसम का कहना था कि पुराने नोट नए नोट के चलन में बाधक होंगे। तो कुछ भी ऐसा नारा अगर हम कहें, कुछ भी ऐसी बात जिसको हमने मूल रूप से जिसको हमने बताना है, ठीक है, तो वहां पे हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा दोहरे उदाहरण चिन्ह के बारे में। फिर हमने इकहरे उदाहरण चिन्ह का हमने यहाँ पर बताया के विषय में। और देखिए हमने क्या कहा इकहरे उदाहरण चिन्ह के विषय में, किसी के उपनाम, ध्यान पूर्वक समझिएगा, किसी के उपनाम, लेख, समाचार पत्र तथा पुस्तकों के शीर्षक को उद्धृत करने के लिए, अगर किसी की मूल बात को उद्धृत कर रहे हैं, देखिए यहां पर हमने कहा पुस्तकों के शीर्षक, पूरा लेख भी आप यहां पर कह सकते हैं, समाचार पत्र का शीर्षक भी आप यहां पर कह सकते हैं। तो यहां पर एक तरह से शीर्षक जो है, चाहे वो उपनाम हो, चाहे वो लेख हो, चाहे समाचार पत्र का शीर्षक हो, पुस्तकों का शीर्षक हो, उसको उद्धृत करने के लिए हम इकहरे उदाहरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इनका हमने यहाँ पर बताया कि ये इन्होंने लिखी है हरिओध। फिर साकेत, ये यहाँ पर गुप्त जी की श्रेष्ठ रचना है। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, ये भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कुछ एग्जाम्पल जो है, क्योंकि इजी इजी एग्जाम्पल इसलिए हमने छोड़ दिए थे ताकि आप समझें और लिखें। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की विश्व प्रसिद्ध कृति है। तुलसी दास की विश्व प्रसिद्ध कृति। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हमने आप लोगों से लिखने के लिए कहा था, तो आपने जरूर एग्जाम्पल देखने की कोशिश की होगी। तो ये तो अभी तक के हमारे यहाँ पर दिए गए जो विराम चिन्ह थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने बाकी के विराम चिन्हों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम बाकी के विराम चिन्हों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर एक और विराम चिन्ह यहाँ पर बताया है, क्योंकि शुरुआत में हमने केवल 11 विराम चिन्हों के बारे में आपको बताया था, लेकिन अब हम यहाँ पर एक और विराम चिन्ह से आपका परिचय कराएंगे। अंत में उसको हम लिखेंगे, उसका नाम है विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह जिसका नाम है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। हमारा आज का जो अगला हमारा पॉइंट है वो है हमारा लाघव चिन्ह। ठीक है, तो लाघव चिन्ह को हम शुरू करते हैं। नंबर 9 से हम शुरू करेंगे, नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। लाघव चिन्ह, इस तरह का चिन्ह होता है लाघव चिन्ह। तो इसको हम पढ़ेंगे। कब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं? देखिए, कोई भी शब्द जब हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, किसी भी शब्द को जब हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। यानी कि किसी बड़े अंश को, किसी बड़े शब्द को लघु रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको पहले परिभाषित कर देते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो हम अब यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर हमने यहाँ पर जैसे डॉक्टर हमने लिखना है या पंडित हमने लिखना है या उत्तर प्रदेश हमने लिखना है, तो अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई देता है डॉक्टर। या पंडित अगर हमें लिखना है तो इस तरह से लिखा रहता है। अगर उत्तर प्रदेश आपको लिखना है तो इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से अगर लिखा गया है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? कृ प्र उ, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और एक और एग्जाम्पल, अगर लिखा गया है गोस्वामी तुलसी दास, तो किस तरह से आपको लिखना होता है? गोस्वामी तुलसी दास। और सबसे सरल एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं उदाहरण, तो आप उसको उदाहरण ना लिखकर इस तरह से आप उसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं और आप नाम बहुत ज्यादा लंबा है, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय। अज्ञेय जी जो है, जिन्होंने कविता लिखी है, जो कविता लेखन करते हैं, और उनका इस तरह का नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इन सबको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन सबको हम लाघव चिन्ह के द्वारा शो कर सकते हैं, लाघव चिन्ह के द्वारा हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल, यानी कि काफी सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो इस चिन्ह को लाघव चिन्ह कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने लाघव चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया है। इस तरह से हमने यहाँ पर लाघव चिन्हों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये है हमारा लाघव चिन्ह। अब आप लाघव चिन्ह को समझ गए होंगे, आप सभी को क्लियर हो गया होगा लाघव चिन्ह। इसके बाद नंबर 10 में आता है हमारा कोष्टक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्हों के बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो क्या होते हैं कोष्टक चिन्ह? नंबर 10,
कोष्टक या कोष्ठक चिन्ह। इस तरह का चिन्ह होता है कोष्टक चिन्ह, जो बीच में आपको लगाकर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका कोष्टक चिन्ह। ठीक है, देखिए कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं कि जब किसी भी पद में किसी भी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या किसी भी नाटक में किसी भी पात्र के हाव भाव का चित्रण करने के लिए कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम अभी यहाँ पर बताएं, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पर, तो इस और दूसरी तरह से भी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि कोष्टक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य में मुख्य अंश होने के बाद भी अलग से दिया जा सकता है। ठीक है, भले ही वो वाक्य के मुख्य अंश है, लेकिन मुख्य अंश के अंतर्गत भी वो है। दो तरह की परिभाषाएं यहाँ पर बनती है कोष्टक चिन्ह की, तो उनको हम वाक्य के अंदर में लिखते हैं। देखिए दोनों परिभाषाओं को हम यहाँ पर लिख देंगे और दोनों के तरह से हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे, किसी पद का अर्थ, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में, तो आपने देखा होगा आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में, जो आपकी हिंदी की जो बुक है उनमें कभी भी आपने कहीं पर नाटक या एकांकी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि पात्र जो होते हैं, तो पात्रों के नाम के बाद जब पात्र का आता है, नाम आता है, तो पात्र के नाम के बाद तुरंत उसके हाव भाव को दर्शाने के लिए या फिर जो चीजें वहां पर एक्स्ट्रा हो रही है कि जो भी चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं या आसपास की क्या स्थिति है, वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए वहां पर कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र के हाव भाव आदि का चित्रण करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। या कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सतत का अर्थ होता है लगातार। अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। इसी तरह से
आपने देखा होगा अपने एग्जाम में, तो उसमें ऐसे लिखा रहता है क और ख दोनों विकल्प सही हैं। क और ख दोनों विकल्प सही हैं। इस तरह के भी आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, या आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे कि द्वारपाल, जब आप संवाद लिखते हैं, जब आप डायलॉग राइटिंग करते हैं, जैसे कि हमने कहा अगर आप किसी नाटक या एकांकी को पढ़ते हैं तो उसमें जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं तो डायलॉग्स में क्या होता है, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे द्वारपाल की बात करें, द्वारपाल खड़ा है और वो राजा को कुछ कह रहा है, तो द्वारपाल किस तरह से, द्वारपाल प्रवेश करता है अंदर और सिर झुकाकर, सिर झुकाकर क्या कहता है, राजन, जो भी उसको आगे बात करनी हो कि राजन आपके महल में आपसे कोई मिलना चाहता है, राजन आपसे कोई मिलना चाहता है। तो इस तरह से आपने, जब आप संवाद लिख रहे हैं, जब हमने कहा कि हम किसी एकांकी या किसी नाटक को पढ़ते हैं, तो जब आप डायलॉग्स लिखते हैं तो इस तरह के हाव भाव, जो भी आपके पात्र हैं उनके हाव भाव या उनके आसपास की स्थिति जो बताई जाती है वो इसी तरह से कोष्टक के द्वारा आपको बताई जाती है। तो हमने कहा द्वारपाल क्या करता है, जब द्वारपाल, तो आप स्थिति को समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि क्या वहां पर हो रहा है, तो इसीलिए उसको आपके कोष्टक के अंदर रखा गया है। तो द्वारपाल जब राजा के महल में प्रवेश करता है तो वो पहले हाथ जोड़कर उसको नमस्कार करता है, सिर झुकाकर, और उसके बाद वो अपनी बात को कहता है। तो यहाँ पर आपने सिर झुकाकर जो शब्द है उसको आपने कोष्टक के अंदर बंद कर रखा है, और ये यहाँ पर उसके हाव भाव को व्यक्त कर रहे हैं, ये जो कोष्टक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोष्टक से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो ये आपका केवल पहला पॉइंट था कि इसमें हमने कहा कि जो कोष्टक होते हैं वो किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र को हाव भाव आदि का चित्रण करने के लिए, किसी नाटक में हाव भाव आदि का जो बताने के लिए, चित्रण करने के लिए। एक दूसरा ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है इसको भी हम आगे क्लियर कर देते हैं, ये वाला जो हमारा पॉइंट है तो इसको भी हम आगे क्लियर करते हैं। इसका क्या है कि क्रम सूचक अंकों, क्रम सूचक अंकों, जैसे हमने कहा कि क और ख दोनों दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों विकल्प सत्य हैं, तो दोनों क और ख को हमने यहाँ पर कोष्टक के अंदर बंद किया था। तो अब जब हम क्रम सूचक लिखते हैं, क्रम सूचक शब्द जब हम लिखते हैं, देखिए उस पॉइंट को मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है, क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों को, क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों को, देखा आपने देखा होगा मैथ्स के यहाँ पर जो गणित के भी अंक जो लिखे रहते हैं, अंकों में जो लिखा रहता है उसको भी कोष्टक के अंदर बंद किया रहता है। तो अक्षरों को अलग दिखाने के लिए भी कोष्ठकों का या कोष्ठक चिन्हों का
का प्रयोग किया जाता है। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों को अलग दिखाने के लिए भी कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में मैं आप लोग को यहां पर बताऊंगी, जैसे क जनसंख्या की वृद्धि उद्योग धंधों की कमी। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से क्रम सूचक चिन्हों को और अक्षरों को हमने यहाँ पर अलग अलग किया है, कोष्टक के द्वारा हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, या 1-2 नंबर में हम लिखते हैं, या फिर हम क ख ग घ करके इनको हम शो करते हैं। तो जहां पर भी आपने देखा होगा कि इस तरह आपके नंबर दिए जाते हैं, उनको हमेशा कोष्टक में बंद किया जाता है। अगर क ख ग घ लिखा गया है या 1 2 3 4 5 लिखा गया है तो हमेशा उसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया जाता है, कोष्टकों के अंदर बंद किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कोष्टकों के बारे में भी पढ़ लिया है और कोष्टक को हमने अलग अलग तरह से क्लियर कर लिया है कि कैसे किसी भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, कैसे किसी कोष्टक को यूज किया जाता है। देखिए एक यहाँ पर एक और हम यहाँ पर हमारा जो चिन्ह है वो हमारा चिन्ह यहाँ पर एक और बचता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। नंबर 11 पे हम आ गए हैं और ये चिन्ह है हमारा हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह, और हंस पद चिन्ह जो है उसको इस तरह से शो किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। और कब हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय कुछ अंश छूट जाए, यानी कि जब लिखते समय कहीं पर कुछ छूट जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है, हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये कब होता है? ये आपका लिखित भाषा में केवल होता है, यानी कि लिखित भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं तो लिखित भाषा के प्रयोग में जब आपका लिखते समय कहीं पर कुछ छूट जाता है तो उसको हंस पद या चिन्ह या त्रुटि परक चिन्ह, देखिए इसका एक और नाम यहाँ पर दिया गया है, त्रुटि परक चिन्ह, यानी कि त्रुटि कमी यहाँ पर देखी गई है, उस कमी को सुधारने के लिए ये चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। लिखित भाषा में, लिखित भाषा में लिखित भाषा का प्रयोग करते समय लिखित भाषा का प्रयोग करते समय यदि कुछ अंश यानी कि कुछ भाग जो है वो कोई कुछ अंश या कुछ शब्द भी आप इसको लिख सकते हैं, छूट जाए। ठीक है, जब लिखते लिखते आप लिख रहे हैं और आपने लिखा और कुछ छूट जाता है, बीच में छूट जाए तो इसे लिखने के लिए, क्योंकि लिखना तो है ही, लेकिन उसको लिखने के लिए हम कैसे दर्शाएंगे कि ये यहाँ पर छूट गया था और हमने तब लिखा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अगर उसे छोड़ देंगे तो फिर जो हम वाक्य शब्द जो लिख रहे हैं, वाक्य जो हम लिख रहे हैं, उसका अर्थ जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, उसका अर्थ हमें पूरी तरह से नहीं पता चल पाएगा। तो लिखित भाषा का प्रयोग करते समय यदि कुछ अंश छूट जाता है या कुछ शब्द छूट जाता है तो इसे लिखने के लिए
हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लास 9th में है आप, और अभी तक आपने कई बार इस चिन्ह का प्रयोग किया भी होगा, क्योंकि बच्चे लिखते लिखते ये सारी चीजें सीख जाते हैं, भले ही उन्होंने नहीं पढ़ी हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमने पढ़ी नहीं होती, लेकिन हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम हमारी जो है आदत में वो चीजें आ जाती हैं। तो जो हंस पद चिन्ह है, एक सिलेबस की तरह हमने भले ही इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम प्रयोग जरूर करते हैं। तो अभी जब हम एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक और लाइन जैसे मैंने यहाँ पर बताई थी कि इसे त्रुटि परक चिन्ह भी कहते हैं। इसे त्रुटि परक चिन्ह, त्रुटि परक यानी कि यहाँ पर ये कमी को दिखा रहा है, त्रुटि परक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसके एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद आप इसके बाकी के एग्जाम्पल स्वयं से करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो यहां पर मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं अपने वाक्य को। हमें मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, जो यहाँ पर हमने शब्द लिखा है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि कब विद्यालय नहीं जाएंगे। आप कल विद्यालय नहीं जाएंगे, या आप आज विद्यालय नहीं जाएंगे, या आप परसों को विद्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके अपनी बात को कंप्लीट किया, तो क्लियर होगी बात कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। इसी तरह से सदा बोलना चाहिए। देखिए, सदा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ये सदा बोलना चाहिए एक अटपटा सा हमें पूरा वाक्य लग रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहां पे बोलने की बात हो रही है? तो सदा सत्य बोलना चाहिए। इस तरह के जो आपने यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किए हैं, जो चिन्ह प्रयोग किया है, यही चिन्ह आपका हंस पद चिन्ह कहलाता है। तो इसमें आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे हंस पद चिन्ह से जुड़े हुए, और बाकी का जो शेष भाग है उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने लगभग अपने सारे विराम चिन्हों को पढ़ लिया है, और एक और महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जिसको हमने बताया आपको, विवरणात्मक चिन्ह, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जितने भी हमने विराम चिन्ह पढ़े, इसमें आप अपनी तरफ से भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न करेंगे कि कौन से चिन्ह को, कौन से विराम चिन्ह को आप कहां पर लगाएंगे, किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, किस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।